आज का चैप्टर है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्नड दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि व्यक्ति पहले पूर्ण रूप से भोजन के लिए, कपड़ों के लिए और आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भरता, लेकिन बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स। समय रहते उसने अपने स्किल्स का विकास किया और ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और भोजन के उत्पादन के, घर बनाने के, परिवहन के और संचार के अलग अलग साधनों का उसने अपने स्किल्स के साथ विकास किया। मतलब ये अपनी स्किल्स का डेवलप करके इसने फूड, बिल्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के नए नए साधनों का विकास किया। इन दिस वे वेरी मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इस प्रकार जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वो काफ़ी चेंज हो गया है। सेटलमेंट। अब देखिए आप, सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल बुल्ट देयर होम्स। सेटलमेंट क्या है? लोग जहाँ पर अपने घर बनाते हैं। प्लेस वेयर पीपल बुल्ट देयर होम्स, है ना, जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? सेटलमेंट, बसाव, बस्ती। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। जो शुरू के जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद में जो ह्यूमंस थे वो कहाँ रहते थे? पेड़ों के नीचे रहते थे, केव, गुफाओं में रहते थे। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उन्होंने एक क्रॉप्स मतलब फसलें उगाना शुरू कर दिया, तब उन्हें एक जगह घर बनाकर रहने की आवश्यकता पड़ी। मतलब एग्रीकल्चर का उन्होंने, जैसे अब ये मान लीजिए एक फसल जो क्रॉप्स होती है उसको 4 महीने कम से कम एक क्रॉप्स को सोन से मतलब बोने से पकने तक का 4 महीने का समय लगेगा। तो 4 महीने व्यक्ति को फिर एक जगह ही रहना पड़ेगा, इसलिए उसको एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई और वो घर बनाकर एक स्थान पर रहने लगा। बट सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। जो बसाव थे, सेटलमेंट्स थे, वो कहाँ, उनका विकास कहाँ पर हुआ था? रिवर वैलीज के आसपास, जहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, पानी अवेलेबल था और लैंड कैसी थी? फर्टाइल, मतलब लैंड उपजाऊ थी। पहले टंकी या नल वगैरह तो थे नहीं जहाँ से हम पानी भर सकते थे, इसलिए जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती थी लोग वहीं पर घर बनाकर रहने लगते थे ताकि पानी की आपूर्ति सही से हो सके। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम ए लार्जर। जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण कार्य बढ़ते गए, वैसे वैसे ही जो ह्यूमन सेटलमेंट हैं वो भी क्या होते गए? बड़े होते गए। आप आज देख रहे हैं जैसे जैसे ह्यूमंस मतलब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे लोगों के लिए रहने के लिए घर बढ़ रहे हैं, कल्टीवेशन का काम किया जा रहा है। सेटलमेंट फ्लज्ड एंड सिविलाइज्ड डेवलप नियर रिवर वैलीज। जो सेटलमेंट थे वो और जो सभ्यताएं थी उनका विकास कहाँ हुआ था? रिवर वैलीज, नदी घाटियों के आसपास हुआ था। डू यू रिकॉल द मीन्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स इंडस, टिग्रिस, नील एंड हुआंगे? आपको याद होगा कि आपने 6th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस है ना, सिंधु नदी के आसपास इंडस सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। टिग्रिस नदी के आसपास सिविलाइजेशन का विकास हुआ। नील नदी अफ्रीका में है, वहाँ पर हुआंगे चीन में नदी है, वहाँ पर सेटलमेंट का डेवलपमेंट हुआ था। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। जो सेटलमेंट है, बस्ती हैं, वो कैसी 2 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की हो सकती हैं? एक तो परमानेंट यानी कि स्थायी और टेम्पोररी यानी कि अस्थायी। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम और कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। जो सेटलमेंट शॉर्ट टाइम के लिए बनाए जाते हैं, शॉर्ट टाइम मतलब कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? टेम्पोररी सेटलमेंट। जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? टेम्परेरी, अस्थायी बसाव बोलते हैं उसे।
The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlement. जहाँ पर घने जंगल होते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट होते हैं, माउंटेन एरिया होता है, वहाँ पर इस प्रकार के यानी कि टेम्प्रोरी सेटलमेंट बनाए जाते हैं, है ना। ड्वेल मतलब बसाव, है ना। तो ड्वेल क्या होता है? बसाव। वहाँ पर कैसे सेटलमेंट बनाए जाते हैं? टेम्पोररी। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ट्रांसह्यूमन्स। हाउ? तो ये जो जहाँ पर टेम्पोररी सेटलमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? हंटिंग मतलब शिकार करते हैं, गैदरिंग इकट्ठा चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? ये ट्राइबल पीपल्स में होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस में होता है? ट्राइबल पीपल्स में होता है। जैसे आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो पेड़ हैं वो क्या करेंगे? एक एरिया के पेड़ों को काट देंगे, काट कर उनमें आग लगा देंगे। काट कर क्या कर देंगे? आग लगा देंगे। जब उनकी राख ऐस बचेगी वहाँ पर 4-5 साल तक वो एग्रीकल्चर का काम करेंगे, जब तक वो जो लैंड है वो फर्टाइल बनी रहेगी। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? जब वो ये ज़मीन अनफर्टाइल हो जाएगी तो वो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ के अब दोबारा यहाँ के पेड़ों को काटेंगे, आग लगाकर उसको फ्लैट करके वहाँ पर एग्रीकल्चर का कार्य करेंगे। इस प्रकार वो शिफ्ट होते रहते हैं। और भारत में इसको क्या कहते हैं? झूम कृषि। भारत में इसको कहते हैं झूम कृषि। भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है और ट्राइबल पीपल्स के द्वारा की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स होता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास मतलब जो पशु हैं उनको एक स्थान से ऋतु प्रवास होने पर दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसह्यूमन्स। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। आज हम तेजी के साथ परमानेंट सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। इन दीज सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि लोग स्थायी रूप से रहने के लिए अपने घरों का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं। और तेज़ी से आजकल तेज़ी से परमानेंट सेटलमेंट बढ़ रहा है, परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है। ये डिस्कशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे खुद ही, है ना। इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट। ऊपर जो कन्वर्सेशंस दिए गए हैं उसमें हमें 2 पिक्चर्स दिखाई देती हैं सेटलमेंट की। एक तो रूरल मतलब ग्रामीण सेटलमेंट और दूसरा अर्बन सेटलमेंट। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन नगरीय सेटलमेंट। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क्स एंड ट्रेडिंग etc। जो विलेज होता है वहाँ पर जो सेटलमेंट होता है, वहाँ गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो कौन कौन से एक्टिविटी में जो कौन से कार्यकलापों में इंगेज रहते हैं? एग्रीकल्चर कृषि कार्य में रहते हैं, फिशिंग मछली पालन में, फॉरेस्ट्री जंगल के कार्यों में, और क्राफ्ट पर्सन्स मतलब अलग अलग चीज़ों को बनाने में, और ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग का काम भी करते हैं। इन चीज़ों में गाँव के लोग इंगेज रहते हैं, मतलब इस काम को वो करते हैं। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। जो रूरल सेटलमेंट है वो कैसा हो सकता है? कॉम्पैक्ट मतलब सघन भी हो सकता है। घर कैसे हो सकते हैं? पास पास भी हो सकते हैं। स्कैटर्ड और फैले हुए भी मतलब प्रकीर्ण। स्कैटर्ड क्या होता है? प्रकीर्ण। यानी घर कैसे हो सकते हैं? फैले हुए भी हो सकते हैं। कहाँ पहुँच गया? 1 मिनट, है ना। घर कहाँ कैसे हो सकते हैं? फैले हुए भी हो सकते हैं। घर कैसे हो सकते हैं? फैले हुए भी हो सकते हैं। ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ डिवेलिंग्स। मतलब जो जहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, सघन है, वहाँ पर घर कैसे बने होंगे? पास पास बने हुए होंगे। मतलब बसाव कैसा होगा? बसाव कैसा होगा? पास पास होंगे, घर पास पास बने हुए होंगे। क्लोजली मतलब पास पास घर बने होंगे। वेनेवर फ्लैट एंड लैंड अवेलेबल। और जहाँ पर लैंड कैसा होता है? फ्लैट। जहाँ पर लैंड कैसा होता है? वेनेवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल।
जहाँ पर लैंड कैसा होता है, फ्लैट, एकदम समतल होता है, वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट डेवलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। जहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है वहाँ पर घर कैसे होते हैं, दूर दूर बने होते हैं, बहुत बड़े फैलाव में, है ना, बहुत बड़े एरिया में घर बसे हुए होते हैं। मतलब एक घर यहाँ पर हो गया, एक घर 2 किलोमीटर दूर हो गया, 1 किलोमीटर दूर हो गया, इस प्रकार से वो घर दूर दूर बने हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स। जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो कहाँ पर पाया जाता है बच्चों, हिली ट्रैक्ट्स पर, थिक फॉरेस्ट जहाँ पर जंगलों के आसपास, एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम होता है, मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या ज़्यादा ठंड ही पड़ती हो, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, वहाँ पर इस प्रकार के स्कैटर्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ट हाउस टू सूट देयर एनवायरनमेंट। जो गांव के लोग हैं, गांव के क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने घर ऐसे क्षेत्र में बनाते हैं जहां का एनवायरनमेंट उन्हें सूट करता हो, अनुकूल हो, जो एनवायरनमेंट उनके अनुकूल हो, वहां पर वो घर बनाना पसंद करते हैं। जैसे इन रेनी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर कैसे घर बनाए जाएंगे, दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, मतलब ढलानदार, स्लैंटिंग मतलब ढलान, जहाँ से पानी, जिस पर पानी ना रुक सके, इस प्रकार से वो पानी चला जाए। प्लेस वेयर वेदर एक्यूमुलेट इन अ रेनी सीजन, द हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ सिल्ट्स। और जहाँ पर जो रेनी सीजन में पानी जमा होता हो, पानी एक्यूमुलेट हो जाता हो, यानी कि पानी भर जाता हो, तो वहाँ पर हाउस कैसे बनाए जाएंगे, ऊंचे स्थान पर, रेज्ड मतलब उठा हुआ स्थान हो, या सिल्ट पर वहाँ पर बनाए जाएंगे, मतलब नीचे पानी भर जाए तो ऊपर ज़्यादा पानी ना जा पाए, इसलिए रेस प्लेटफॉर्म, ऊंचे उठे हुए भाग पर वो बनाए जाते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउस विद थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट। जहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर मतलब मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, और थैच्ड रूफ मतलब जो छतें मिलती हैं वो फूस की मिलती हैं, छप्परदार मिलती हैं। थैच क्या होता है, छप्पर, थैच क्या होता है, छप्पर, है ना। इससे क्या होता है, जो मिट्टी की दीवारें होती हैं वो गर्म आसानी से नहीं हो पाती हैं और वो ठंडी बनी रहती हैं, और जो छप्पर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए वो इस प्रकार से वो घर बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्म क्लाइमेट होता है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट होम। जो लोकल मटेरियल्स हैं जैसे स्टोन है, मड है, क्ले है, स्ट्रॉ है, वो घर बनाने के लिए, निर्माण में, घर बनाने के काम में लिए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। जो टाउन्स हैं आर स्मॉल, है ना, ये टाउन्स कैसे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं सिटीज़ के मुकाबले, है ना, और जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं वो बड़े होते हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज्ड। जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो किस में इंगेज्ड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब निर्माण कार्य में, और ट्रेडिंग, व्यापार करने में, सर्विस देने में, वो इस प्रकार के कामों को करते हैं। नेम सम ऑफ विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के कुछ गाँवों के नाम, टाउन्स के नाम और शहरों के नाम अपनी नोटबुक में लिखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे स्टेट में कौन कौन से गाँव, कैसे कौन कौन से गाँव हैं, शहरों के क्या नाम हैं और टाउन्स के क्या नाम हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों, परिवहन, परिवहन, परिवहन। देखिए, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट क्या है, जो लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। एक लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला साधन ही क्या है, ट्रांसपोर्ट है
है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन कहते हैं, जो लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इन द अर्ली डेज इट टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। पहले लॉन्ग डिस्टेंस जो लंबी लंबी दूरी तय करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। ये बहुत एक कठिन काम था, ये एक तरह से बहुत कठिन काम था। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। लोग लंबी यात्राएं करने में या पास की यात्रा करने के लिए पैदल चलते थे। क्या करते थे, पैदल चलते थे, और उन्हें कोई अपनी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी होती थी तो वो किसका यूज करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे। आज भी छोटी दूरी के लिए वस्तुओं को ढोने के लिए एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। पशुओं का गाँव में आज भी बहुत सारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उसने ट्रांसपोर्ट परिवहन को क्या बना दिया, आसान बना दिया। अब हम गाड़ी बनाकर उसमें सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे समय बीतता गया ट्रांसपोर्ट के साधन का विकास भी हुआ है। समय रहते हुए मतलब जैसे जैसे टाइम बीता, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वैसे ही अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स का परिवहन का विकास हो गया है। लेकिन आज भी लोग ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स का प्रयोग करते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इन एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इन अवर कंट्री डंकी, है ना, मुएल्स होता है बच्चों, खच्चर गधे की तरह ही होता है ये भी। खच्चर, बुल्क, बैल और एंड कैमल्स आर कॉमन। मतलब ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका हम ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इन एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। लामाज आर यूज्ड, साउथ अमेरिका में लामाज एक प्रकार का एनिमल है ये, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। एज आर याक इन तिब्बत, याक को तिब्बत में यूज किया जाता है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। जो मतलब शुरुआती जो ट्रेडर्स थे, जैसे सिंधु सभ्यता में हमारा व्यापार होता था, मिस्र से होता था, यूरोपीय कंट्रीज से होता था, कई और भी अनेक देशों से होता था। इंसेंट जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भारत तक पहुंचने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। दे टुक आइदर दे सी रूट और द लैंड रूट, क्योंकि वो सी रूट से आते थे या लैंड रूट से आते थे, यही दो साधन थे उस समय। एरोप्लेन हैव मेड ट्रेवल फास्टर। अब एरोप्लेन का विकास हो गया है तो उसने जो ट्रेवल है, परिवहन है, उसको क्या कर दिया है, बहुत तेज कर दिया है। फास्टर मतलब तेज कर दिया है, बहुत तेज़ी के साथ हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। नाउ इट टेक्स ओनली 6-8 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अब हमें 6 से 8 घंटे लगते हैं यूरोप तक पहुंचने में। पहले 6-6 महीने लग जाते थे, पानी के जहाज़ से जाने में 6-6 महीने लग जाते थे, लेकिन अब 6 से 8 घंटे में हम कहाँ पहुँच जाते हैं, यूरोप में पहुँच जाते हैं। आज हम इंडिया में 3 घंटे में कहीं भी किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं। दिल्ली से चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, मतलब किसी दिन इंडिया के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हम 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। किसके माध्यम से, एयरप्लेन के माध्यम से। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव टाइम एंड एनर्जी। जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है उसने हमारे टाइम को और एनर्जी को दोनों को सेव किया है ना। जैसे पहले सड़कें बहुत ख़राब होती थी तो व्यक्ति जाता था बस में बैठकर, धचकियाँ लगती थी तो एनर्जी भी खर्च होती थी और आराम से पहुंच भी नहीं पाता था, टाइम भी बहुत लगता था। लेकिन अब बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं तो बहुत तेज़ी के साथ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो चलते हैं और व्यक्ति थकता भी नहीं है, इसलिए टाइम और एनर्जी दोनों की बचत हो रही है। यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अब द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज। ट्रांसपोर्ट के कितने साधन हैं बच्चों, 4। पहला क्या है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज।
रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। आगे है, अब हम रोडवेज का डिस्कस करेंगे। रोडवेज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही कॉमन है। जो शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, किस चीज़ का, रोड्स का, है ना, रोडवेज का यूज करते हैं। और ये कॉमन भी है और सबसे पॉपुलर भी है। कॉमन भी है और सबसे पॉपुलर भी है, सबसे प्रसिद्ध भी है। दे कैन बी मेटल्ड, ये कैसी हो सकती है, मेटल की बनी हुई यानी कि पक्की सड़क हो सकती है, अनमेटल्ड यानी कि कच्ची सड़क हो सकती है। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, कच्ची और पक्की सड़क। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड, जहाँ पर प्लेन एरियाज हैं, जहाँ पर प्लेन एरियाज हैं, जैसे हमारे इधर नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर प्लेन एरियाज है, वहाँ पर जो इसका रोडवेज का नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस क्या होता है बच्चों, घना, है ना, घना, है ना, सघन, हिंदी में कहते हैं इसे सघन, मतलब जहाँ चीज़ें पास पास होती हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ भी रोड है, यहाँ भी रोड है, यहाँ भी रोड है, यहाँ भी रोड है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डेंस। प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा रोड पाई जाती हैं। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बुल्ट इन ए टेरेन लाइक ए डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। जो रोड्स हैं वो टेरेन एरिया जहाँ पर जैसे टेरेन एरिया से मतलब क्या है, अरे क्या हो गया, एक मिनट, टेरेन मतलब जैसे डेजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है और हाई माउंटेन्स है, वहाँ पर भी रोड को बनाया गया है। मनाली लेह हाईवे इन अ हिमालय माउंटेन्स इन वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। जो मनाली लेह हाईवे है वो कहाँ पर है, हिमालयन माउंटेन में है और विश्व का सबसे ऊंचा रोडवेज है, विश्व का सबसे ऊंचा रोडवेज है। रोड बुल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे। जो अंडरग्राउंड रोडवेज बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सबवे कहा जाता है या अंडरपाथ। फ्लाईओवर आर बुल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर। जो फ्लाईओवर्स होते हैं, जो उठे हुए भाग होते हैं, है ना, उन पर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर उठे हुए भागों पर बनाए जाते हैं। अब आप देखिए रेलवे रोडवेज डिस्कस कर लिया हमने। अब रेलवे, द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। जो रेलवे है वो जो हैवी गुड्स हैं और पीपल हैं उनको बड़ी आसानी से लंबी दूरी पर क्विकली, बड़ी आसानी से और तेज़ी से और सस्ते रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मतलब रेलवे क्या है, चाहे कितनी भी भारी गुड्स हों, कितने भी व्यक्ति हों, सबको और कितनी भी लंबी दूरी हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और सस्ते रूप में, सस्ती दरों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाता है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जब पहले द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के आविष्कार से जो उसमें रेल ट्रांसपोर्ट के विकास में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के विकास में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है स्टीम इंजन ने। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। और बाद में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने क्या किया, जो स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये बहुत बेहतर, जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन हैं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं स्टीम इंजन की अपेक्षा। स्टीम इंजन से रेल थोड़ी धीमे चलेगी और लेकिन जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन हैं उनसे ट्रेन क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। अब सुपर फास्ट ट्रेन्स आ गई हैं। अब क्या आ गई हैं, सुपर फास्ट ट्रेन्स आ गई हैं। उन्होंने जर्नी को, हमारी यात्रा को कैसा बना दिया है, बहुत तेज़ बना दिया है। हम अब आसानी से कहीं भी जा सकते हैं और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं।
यहाँ तक बात समझ आई होगी। द रेलवे नेटवर्क एज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज, जैसे रोडवेज प्लेन एरिया में ज़्यादा डेंस है, वैसे ही रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट भी कहाँ ज़्यादा है, प्लेन एरियाज में। क्योंकि वहाँ पर इनको बनाना आसान होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव इनेबल्ड लाइन ऑफ रेलवे लाइंस एंड डिफिकल्ट माउंटेन्स टेरेन आल्सो। आज एडवांस टेक्नोलॉजी या स्किल्स आ गई हैं, है ना। उसने फिर क्या किया है, रेलवे को जो माउंटेन टेरेन है, मतलब जहाँ पर माउंटेन एरिया है और जगह ऊंची नीचे है, वहाँ भी रेलवे का विकास हुआ है, वहाँ भी रेलवे बिछाने में हम कामयाब हुए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, लेकिन इन क्षेत्रों में हम कम ही रेलवे लाइन बिछा पाए हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत विकसित है। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है बच्चों बहुत विकसित है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, और ये एशिया में सबसे बड़ा है, ये एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं। वाटरवेज, आगे क्या है, हमने रोडवेज, रेलवेज और थर्ड वाटरवेज डिस्कस करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि शुरू में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज का यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज का प्रयोग किया जाता रहा है पहले से ही। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो वाटरवेज है वो क्या है, जो हैवी गुड्स हैं, हैवी और बल्की गुड्स हैं, है ना, उनको जो हैवी एंड बल्की गुड्स हैं उनको आसानी से कहाँ पहुँच गया, हैवी एंड बल्की गुड्स को लंबी दूरी तक पहुंचाने में आसानी से और चीपेस्ट मतलब सस्ते रूप में, सस्ती दरों पर एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंचाया जा सकता है वाटरवेज के द्वारा। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। इनलैंड मतलब अंतर्देशीय, इनलैंड का क्या मतलब है, अंतर्देशीय मतलब देश की देश में, फॉरेन कंट्री से नहीं, जो कि देश की देश में। इनलैंड वाटरवेज यानी कि देश की देश में अंतर्देशीय। नेविजेबल रिवर्स और लेक आर यूज्ड इन एज इनलैंड वाटरवेज, जो जिनमें नाव चलती हो। नेविजेबल मतलब रिवर्स, जो जिन रिवर्स में नाव चलती हो और जिन लेक्स में नाव चलती हो उनको क्या कहते हैं हम, इनलैंड वाटरवेज यानी कि अंतर्देशीय वाटरवेज कहते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमारे देश में क्या है जो इनलैंड वाटरवेज है, वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो गंगा है ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। द ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक है वहाँ पर भी क्या नेविजेबल है वो। एंड द रिवर ऑफ नील, अफ्रीका, नील नदी, अफ्रीका में जो नील नदी है वहाँ भी नेविजेबल नदियाँ, नावों के द्वारा व्यापार किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो सी रूट्स हैं, समुद्री मार्ग हैं, और ओशनिक रूट्स हैं, वो क्या है, उनका यूज किस लिए किया जाता है, मर्चेंट के जो व्यापारी हैं तो वो एक देश से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने के लिए सी रूट्स का यूज करते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये जो रूट्स हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, पोर्ट से। मतलब जैसे रोडवेज का कोई बस अड्डा होता है, जैसे रोडवेज होता है तो उसका बस अड्डा होता है, वैसे ही एयरवेज का एयरपोर्ट होता है। वैसे ही जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं उनको क्या कहते हैं, पोर्ट, हिंदी में कहते हैं बंदरगाह।
जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं और जहाँ से पानी के जहाज जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पोर्ट्स। हिंदी में कहते हैं उसे बंदरगाह। ठीक है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ हम पोर्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? सिंगापुर पोर्ट है। मुंबई इन एशिया, सिंगापुर और मुंबई कहाँ पर है? एशिया में। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका में पोर्ट है। रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में पोर्ट है। डरबन, केप टाउन, डरबन और केप टाउन कहाँ है? अफ्रीका में है। सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। लंदन एंड रोटरडम, लंदन और रोटरडम कहाँ पर है? यूरोप में है। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड के जो और पोर्ट हैं उनके नाम लिख सकते हैं या देख सकते हैं। एयरवेज, अब लास्ट का जो वे है वो क्या है? एयरवेज। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 10th century. This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. 20वीं शताब्दी में जिसका विकास हुआ है ये सबसे फास्टेस्ट वे है। 20वीं शताब्दी में इसका एयरवेज का विकास हुआ है और ये सबसे क्या है? फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का, जिसका विकास कब हुआ है? 20वीं शताब्दी में यानी 20th century में। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ये क्या है? एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है क्योंकि फ्यूल्स इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि फ्यूल का जो कॉस्ट आता है इसमें ज़्यादा आता है, इसलिए ये क्या है? एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चीला है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक ए फॉग एंड स्टॉर्म्स। खराब मौसम इसको प्रभावित करता है। खराब मौसम क्या करता है? इसको प्रभावित करता है। जैसे खराब मौसम में फॉग या कोहरा आ जाए या तूफान आ जाए तो हमें फ्लाइट्स को उड़ाने में कठिनाई महसूस होती है, यानी कि उसको ये अफेक्ट करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। केवल ये ट्रांसपोर्ट का ऐसा मीडियम है जहाँ से हम रिमोट एरियाज़ में और ज़्यादा डिस्टेंस वाले एरियाज़ में पहुँच सकते हैं, और जहाँ पर रोड और रेलवेज नहीं है वहाँ पर इसके द्वारा पहुँचा जा सकता है। जहाँ पर रेलवे और रोडवेज नहीं है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनसेंसिबल एरियाज एंड टाइम ऑफ कैलेमिटी फॉर rescues people and distributing food, water, cloth and medicines. हेलीकॉप्टर उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पर कोई आपदा की स्थिति आ जाए, इंसेंसिबल एरिया हो। इंसेंसिबल मतलब जहाँ पर ना पहुँचा जाए, जहाँ पर रेलवे और रोडवेज के द्वारा ना पहुँचा जाए, इंसेंसिबल एरिया दुर्गम क्षेत्र होते हैं। और कैलेमिटीज मतलब कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, इस प्रकार की जो कैलेमिटीज है ना, संकट आ जाए, तो उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो वो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट, मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट, तो वो हेलीकॉप्टर के द्वारा ही हम उनको और लोगों को बचाया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली। कुछ एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है और फ्रैंकफर्ट है और काहिरा है। ये क्या है? एयरपोर्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। कम्युनिकेशन मतलब संचार। कम्युनिकेशन का क्या मतलब हिंदी मीनिंग होता है? संचार। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मतलब पहुंचाना, ले जाना, हस्तांतरण करना, मैसेज टू अदर्स, मतलब अपना जो मैसेज है, अपनी जो सूचना है
वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। आप एक बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे कह रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से कह रहे हैं या पास खड़े होकर कह रहे हैं या किसी भी तरीके से कह रहे हैं और उस तक वो बात पहुंच रही है, तो उसको क्या कहेंगे, हम कम्युनिकेशन कहेंगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तकनीकी की विकास के साथ साथ मानव ने जो कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधनों का, बहुत सारी डिवाइसेस का विकास कर लिया है। मतलब अलग अलग आज इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास किया है मानव ने कि कम्युनिकेशन के नए नए मोड उसने प्राप्त कर लिए हैं। ये देखिए, द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट इन एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इस फील्ड में मतलब एडवांस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में जो एडवांसमेंट हुई है, जो विकास हुए हैं, उसने इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में क्या लाया है, एक तरह से क्रांति। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में क्या हुई है, एक तरह से क्रांति हुई है। इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना की क्रांति हुई है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। आज अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन मोड यूज किए जाते हैं सूचनाओं को देने के लिए, है ना, अलग अलग, है ना, और एजुकेट करने के लिए। जैसे हम आज कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है, दैट इज कम्युनिकेशन। और इंटरटेन, मनोरंजन के लिए भी अलग अलग साधनों का, अलग अलग मीन्स का प्रयोग किया जाता है। थ्रू न्यूज़पेपर ये भी क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविज़न, है ना, वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इनसे हम बड़े स्तर पर खूब सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मास मीडिया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं ना जनसंपर्क माध्यम, जनसंपर्क माध्यम। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने कम्युनिकेशन को और तेज कर दिया है। जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है, कम्युनिकेशन को और तेज कर दिया है। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। सैटेलाइट्स ने तेल की खोज में, ऑयल एक्सप्लोरेशन मतलब तेल की खोज में, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का सर्वे करने में, अंडरग्राउंड वाटर को खोजने में, मिनरल्स को खोजने में, वेदर फोरकास्ट, है ना, किसी चीज़ को जो वेदर की कंडीशंस कैसे रहनी है उसको बताने में, एंड डिज़ास्टर वार्निंग कि तूफान आने वाला है या कोई भी डिज़ास्टर आने वाला है उसकी वार्निंग पहले ही दे दी जाती है। ये सब सैटेलाइट के मीडियम से ही हुआ है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल थ्रू इंटरनेट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल, इंटरनेट के द्वारा हम एक देश से दूसरे, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स, आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज सभी के पास आप देखते होंगे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि वायरलेस होते हैं और आसानी से हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। सेलुलर फोन से हम बातचीत कर पाते हैं। हैव बिकम ए पॉपुलर टुडे, ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं आज। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। मतलब इंटरनेट जो है वो हमें पूरे विश्व की इंफॉर्मेशन ही प्रदान नहीं करता है ना, इंटरेक्शन भी करवाता है और हमारे जीवन को उसने बहुत ज़्यादा आरामदायक भी बना दिया है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आरामदायक बना दिया है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, हम घर बैठे अब रेलवे के टिकट बुक कर सकते हैं, सिनेमा के टिकट बुक कर सकते हैं, होटल में सीट बुक कर सकते हैं, है ना, और घर बैठे बैठे हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसमें जो नहीं समझ में आएगा हम लाइव क्लास में देखेंगे, है ना। तो और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर में हम लाइव क्लास में आपका डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको
आप कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। अगर नहीं होते हैं तो हम आपको लाइव क्लास में इनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।